तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक एंट्रेंस अड्डा नंबर 1। तो गाइस वेलकम बैक हो गया आप लोगों का। और आज की इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हाँ, ये पहला चैप्टर है और यहाँ पर हम बिना बकवास किए पहला चैप्टर वन शॉट में, ओनली वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और साथ साथ नोट्स बनाते चलना, कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो रिवाइज करने के लिए बहुत दिक्कत होगी, बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब बिना बकवास के फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये साइंस का पहला चैप्टर है और आपको मैं बता दूं कि हम सारी वीडियोस के डीपीपी सॉल्यूशन, पीवाईक्यू सब कुछ लेके आएंगे इस चैप्टर के। अभी इस लेसन के खत्म होने के बाद जस्ट हम लेके आएंगे। ओके, तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि आप लोग के दोस्त भी पढ़ सके। और सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन फटाफट से आए, और लाइक कर दो। इस फ्री में पढ़ा रहा हूँ और सबसे बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूँ। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। पहले देखेंगे क्या होता है एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, सब कुछ। उसके बाद में हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिकल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, एनिमल हस्बेंड्री, फूड एंड एनिमल। सब कुछ ये पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज नोन एज एग्रीकल्चर। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। एग्रीकल्चर उसे कहते हैं एक लार्ज स्केल पर हम किसी चीज़ को अगर उगाते हैं। ओके, अगर हम किसी चीज़ को एक लार्ज स्केल पर उगाते हैं किसी काम के लिए, जैसे हम अगर हम एनिमल्स को एक लार्ज स्केल पर पालते हैं, या फिर हम प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पर उगाते हैं, तो उसे ही एग्रीकल्चर कहते हैं। अब देखो, क्रॉप किसे कहते हैं। क्रॉप उसे कहते हैं अगर एक सेम टाइप के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल में बोया जाए तो उसे कहते हैं क्रॉप। समझ में आ गया? यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है। अब देखो, सम फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में आ जाता है। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। देखो, हम ह्यूमन जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम कोई कच्ची चीज़ को पका कर खाते हैं, जबकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो खुद सिंथेसाइज करके अपना फूड बनाते हैं। और 10,000 BC से ही हमारा जो है ये क्रॉप या फिर प्लांट्स उगाना, खेती करना शुरू हो गया था। ओके, एंड क्रॉप को सीजन के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। देखते हैं सीजन कौन कौन से है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप में एक है खरीफ क्रॉप, एक है रबी क्रॉप, एक और क्रॉप होता है जबी क्रॉप। उसको हमें पढ़ना नहीं है, जबी क्रॉप को। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। जो खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, ये मानसून क्रॉप इसे भी कहा जाता है खरीफ क्रॉप को। इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जुलाई और अक्टूबर में उगाया जाता है। और ये जो है, इसके एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। जुलाई और अक्टूबर में उगाया जाता है राइस, माजा, जावा। ये यहाँ पे कुछ सम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, सॉरी ये खरीफ क्रॉप था और ये रबी क्रॉप है। देखो, रबी क्रॉप में क्या है, ये विंटर के मौसम में होता है, अक्टूबर और फरवरी के बीच में होता है। और ये वीट, बाजरा, ये सब एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट है। अब देखो, यही वही सब चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रॉप, वो हमारा सीजन के हिसाब से था। अब ये टाइप्स ऑफ क्रॉप है। फूड क्रॉप, देखो फूड क्रॉप। अब फूड क्रॉप किसे कहते हैं, जो वहाँ पे लिखा हुआ सब उसका मतलब फूड क्रॉप, खाने वाला क्रॉप। तो जिसे हम उगाते हैं खाने के पर्पज से, खुद का, जैसे हो गया हमारा ये पार्टी हो गया, वीट हो गया, ये सब जो होता है इसको हम खाने के पर्पज से करते हैं। पार्टी मतलब होता है धान। ओके, कैश क्रॉप किसे कहते हैं, जिसे हम बेचने के लिए, पर्पस मनी अर्न करने के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। देखो, उगाते तो इसे भी खाने के लिए हैं, लेकिन कॉफ़ी कितना, कोई एक क्रॉप क्यों उगाएगा कॉफ़ी का? भाई उसको कितनी कॉफ़ी चाहिए, एक डब्बा ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में। लेकिन एक लार्ज स्केल पर उगाता है बेचने के लिए। ओके, वो एक लार्ज स्केल पर उगाता है बेचने के लिए, जिससे उसे प्रॉफिट हो। नेक्स्ट देखते हैं, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में अंतर क्या है। देखो, डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। देखो, कैश क्रॉप रेफरेंस टू द क्रॉप यूज फॉर केमिकल पर्पस। देखो, पर्पस इसको हम यूज करते हैं फॉर केमिकल पर्पस से, मतलब कैश क्रॉप को रेफरेंस। एंड यहाँ पर दिया हुआ है, कैश क्रॉप इज ग्रो फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट के लिए इसको उगाया जाता है। दिस क्रॉप आर ग्रो फॉर्म सेलिंग ऑन ए लार्ज, इसको एक लार्ज स्केल पर बेचने के लिए उगाया जाता है।
ना कि एक लार्ज स्केल पर खाने के लिए। ओके, इसको लार्ज स्केल पर बेचने के लिए उगाया जाता है। और यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए टी एंड कॉफी। अब फूड क्रॉप को देखते हैं। फूड क्रॉप कैन बी यूज फॉर ह्यूमन, देखो ह्यूमन के खाने के लिए, उनको अच्छी तरीके से उनको बढ़ने के लिए या फिर उनको रखने के लिए हमें ये फूड क्रॉप की आवश्यकता पड़ती है। दीज आर यूर फार्मर्स फैमिली, देखो ये फार्मर्स जो होते हैं अपनी फैमिली खुद के लिए उगाते हैं इसको। ज़्यादातर जो होते हैं बड़े बड़े मतलब उगाया जाता है, उसको बेचा भी जाता है। लेकिन जो हमारा होता है व्हीट एंड राइस है, आप लोग भी अगर किसान के सभी यहाँ पे लड़के होते हैं ज़्यादातर, तो आप भी अगर गाँव में रहते होगे तो ये आप खुद के लिए पर्पज से बनाते हैं, इसी को कहते हैं फूड क्रॉप। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं कई यूनिवर्सिटी में और एमयू जामिया में तो खास कर आते हैं। सब एग्जाम्पल्स दिए हुए, इसको आपको याद कर लेना है। सीरियल, पल्स, ऑयल सीड, रूट क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, कैश क्रॉप, उसके बाद में यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको आपको याद कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, और साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे। अब देखो आ गया बेसिक प्रेक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखो जो हमारा फसल होती है यानी क्रॉप, ये अपने आप उग नहीं जाती है, इसको उगाने के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं जिससे इसे उगाया जा सके। तो सबसे पहले हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब होता है पानी देना। ओके, प्रोटेक्शन फॉर वीड्स, वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। ओके, और उसके बाद में हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग। सबको बारी बारी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, वीडियो को एंड तक देखना और नोट्स साथ साथ बनाते चलना, वरना नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको रिवाइज करने में। देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देखो सॉइल को एकदम जो हमारी कड़ी होती है सॉइल, उसको उसके बाद में उसको एकदम बराबर करना, उसको सही करना और उसको लेवल में करना। ओके, इसी को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखो पहला है, हमें क्रॉप्स को उगाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है और इसको लूज़ करने को लिए जो हम मिट्टी को लूज़ करते हैं सॉइल को, इसी प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। ओके, उसके बाद में लिखा है द लूजिंग सॉइल हेल्प टू ग्रो अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। देखो ज़मीन के अंदर जो होते हैं ना, हम पढ़ेंगे अगले दूसरा चैप्टर हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हल्का सा बता दूँ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स क्या होते हैं। देखो माइक्रोब्स उन्हें कहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। ज़मीन के अंदर जो होता है कई सारे माइक्रोब्स अलग अलग होते हैं, माइक्रोब्स जो कि ज़मीन को हल्का सा फर्टाइल बना, हल्का नहीं बहुत फर्टाइल बनाते हैं। और ये अर्थवर्म जो होते हैं फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। ओके, ये अर्थवर्म जो होते हैं, अगर पूछ लेगा फार्मर का फ्रेंड कौन होता है तो अर्थवर्म होता है। और ये मिट्टी को एक उपजाऊ तरीके से बनाते हैं, इनके अंदर ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं उसके फाइन। और देखो लेवलिंग जो होता है, जो हमारी मिट्टी को लेवल करने को प्रक्रिया को प्रोसेस को हम लेवलिंग कहते हैं। ओके, और ये होता है लेवलर की सहायता से, एक मशीन होती है लेवलर, उसी से होता है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है। ओके, एग्रीकल्चर में देखो यहाँ पर कुछ हैं प्लो, हो, कल्टीवेटर, ये सब काम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ओके, नेक्स्ट अब देखो सोइंग, देखो सोइंग मतलब होता है बोना, मतलब ज़मीन, अब हमने तो उसको मिट्टी को सही कर दिया है, लेकिन अब उसके अंदर सीड को उगाएंगे तभी तो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीड बोएंगे ही नहीं तो निकलेगा क्या। ओके, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पूछ लेता है कई बार उसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है प्रिपरेशन एग्रीकल्चर पर, तो सोइंग हमारा होता है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल कार्ड इज कॉल्ड सोइंग। देखो मिट्टी के अंदर, ओके, सॉइल के अंदर सीड को बोने को ही हम सोइंग कहते हैं। ओके, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। देखो किसान बोने से पहले सीड को हो ना, एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा सीड को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ख़राब सीड अगर ले लिया तो वो उगेगा नहीं, और अगर कहीं अच्छा क्वालिटी का नहीं हुआ तो उगेगा नहीं, जिससे किसान की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ओके, फार्मर की। उसके बाद में होता है फार्मर प्रभाव यूज सीड विच गिव हाई। देखो टिल ट्रेडिशनल टूल, देखो पुराने ज़माने में कैसे सोइंग की जाती थी। देखो पुराने ज़माने में ना जो फार्मर्स होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हाथ से स्प्रेड कर रहा है, ये हाथ से स्प्रेड कर रहा है। तो ऐसे पुराने ज़माने में ये हाथ में लिया करते थे और उसके बाद में ऐसे स्प्रेड कर दिया करते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि कोई सीड कहीं पास रह जाता था, कहीं दूर हो जाता, कहीं सीड जाता ही नहीं था, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर भी किसान इसको प्रेफर करते थे क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। देखो अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है एक सीड ड्रिल नाम की। यहाँ पे आपको रेड कलर की जो मशीन दिख रही है यही सीड ड्रिल है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर सीड को डाल दिया जाता है, उसके बाद में नीचे से मिट्टी में चलती जाती है और उससे सीड ड्रिल से नीचे ज़मीन के अंदर सीड चला जाता है। ओके फाइन। तो देखो सीड ड्रिल अगर पूछेगा कौन सी मशीन से होता है, सीड ड्रिल किस काम की आती है, तो ये सीड ड्रिल हमारी आती है सोइंग के काम की। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आप इसको याद भी रखेंगे।
देखो सी सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब देखो हमने जमीन के अंदर तो सीड को सो कर दिया, हमने जमीन के अंदर उसको बो दिया, लेकिन अब उसमें एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर करेंगे। देखो मेन्योर एंड फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? देखो जैसे हमको बढ़ने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है, उसी हिसाब से इनको भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज़मीन के अंदर उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जिससे इनको बढ़ने में सहायता मिल सके। हम खाना खाते हैं जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तब हम बढ़ते हैं। इनको भी चाहिए होता है वही, और वही काम करता है मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो मेन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो न्यूट्रिएंट्स तो आपको पता चल जाए, इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, और इसे डालेंगे नहीं तो ये बड़े नहीं हो पाएंगे। और जो बता दूं, द सब्सटेंट विच आर एडेड टू सॉइल फॉर्म न्यूट्रिएंट्स हेल्दी ग्रोथ और प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसको मैंने आपको बता दिया। अब देखो दो यहाँ पर दिया हुआ है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। देखो फर्टिलाइजर क्या होता है? एक पर्टिकुलर जो हमारा होता है केमिकल सब्सटेंस में रिच होता है। अब मान लो हमें चाहिए मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो मिनरल्स जो हमारे बॉडी को चाहिए जिससे हमें बढ़ने के विटामिन, तो ये एक हिसाब से जो इनको प्लांट्स को चाहिए उसमें एक पर्टिकुलर, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसी प्रकार से प्लांट्स को कुछ भी चाहिए होगा, उसमें एक पर्टिकुलर में रिच होता है। प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो अगर मान लो इसको नाइट्रोजन चाहिए, ओके, तो फर्टिलाइजर उसको केवल नाइट्रोजन ही देगा जिससे उसको आपूर्ति पूरी हो जाएगी। बट मैन्योर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, यहाँ पर कई दिया हुआ, और यहाँ पर कई बार पूछ लेता है एनपीके क्या है, तो एनपीके एक फर्टिलाइजर है। कभी कभार एनपीके का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम। इसको याद आप लोग रखेंगे। ओके, अब मेन्योर में क्या है? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। देखो कैसे बनता है? देखो फर्टिलाइजर जो होता है वो कंपनीज में बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है, बट मेन्योर जो होता है नेचुरली बनता है, जो डिकम्पोज होता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन के वेस्ट जो होते हैं, वेस्ट, उसको डिकम्पोज करते हैं माइक्रो, उसके बाद में ये बनता है मेन्योर हमारा। ओके, नेक्स्ट है, देखो इसके बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं फर्टिलाइजर और मेन्योर के बीच में। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बट जो हमारा फर्टिलाइजर, बट मेन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से और ह्यूमन के वेस्ट से। जो हमारा होता है फर्टिलाइजर, इससे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, बट जो हमारा मेन्योर होता है ये फील्ड में बनाया जाता है, फील्ड में अपने आप बन जाता है, जहाँ पे वेस्ट अगर इकट्ठा कर दे वो डिकम्पोज होकर मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। देखो ह्यूमस जो होता है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। मिट्टी के अंदर जो जितना ह्यूमस होगा उतनी अच्छी मिट्टी होगी, सॉइल होगी। ओके, बट मेन्योर जो होता है वो मिट्टी को, जो हमारी सॉइल को, उसको ह्यूमस प्रदान करता है। ओके, फर्टिलाइजर आर रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जो हमारा फर्टिलाइजर होता है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में रिच होता है, बट जो हमारा मेन्योर होता है ये एक रिलेटिव एक ही चीज़ में, जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में परफेक्टली एकदम रिच नहीं होगा, वो उसके अंदर सभी चीज़ें एकदम बराबर होती हैं। ओके, अगर हमें प्रेफर करना चाहिए तो मेन्योर करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर से हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है। देखो कैसे नुकसान होता है? तो फर्टिलाइजर हमारा होता है, अगर वो ये पानी के साथ मिल जाए, मान लो बरसात हुई, वर्षा हुई, ओके, उसके बाद में ये पानी के साथ मिल जाता है अगर फर्टिलाइजर, और उसके बाद में अगर इसे जानवर या कोई पी लेता है तो उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी, या फिर कुछ समय के अंदर डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारा होता है नुकसानदायक। ये इन्वायरमेंट को भी ख़राब करता है हमारे, ये पानी को भी ख़राब कर देता है। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मादर। देखो जो हमारा होता है ना फर्टिलाइजर, तो ये जो होता है फार्मर्स को एक अच्छा, ओके, आप लोग देखे होंगे ये जो बोरी दिख रही है ऐसे भी आपको आता होगा आपके घर पे, वह इसी में होता है फर्टिलाइजर। ओके, तो जो होता है ये अच्छा एक क्रॉप, एक बात बताओ, अगर आपको ज़्यादा एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होगा तो आप एक ताकतवर बनोगे, जल्दी बड़े होगे, आपकी बॉडी शॉडी भी बन जाएगी। उसी प्रकार से अगर प्लांट्स को एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिया जाए तो वो जल्दी उगेंगे, एक अच्छा क्रॉप होगा जिसे फार्मर बेच कर या फिर उसको रख कर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है, या फिर उसको अच्छी होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ मेन्योर। अब देखो मेन्योर के एडवांटेज मैंने आपको पहले भी बता दिया है, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई एकदम सेम।
जो क्या लिखा था, ऑर्गेनिक मेन्योर इज राइड बेटर देन फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर से अच्छा होता है, मैंने आपको भी पहले ही बता दिया ये। ओके, मेन्योर इनहेंस द वाटर होल्ड कैपेसिटी। अब देखो मेन्योर का एक और एडवांटेज है, ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, ये काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब देखो वाटर जो होता है, सभी प्रकार के वाटर प्लांट नहीं ले सकते। आप 9th और 10th में जाएंगे जब, तो आपको पता चलेगा उस जमीन के अंदर जो होता है, मिट्टी के अंदर, उसमें भी अलग अलग प्रकार के पानी होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लेते हैं। बट यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखो कि जो मिट्टी के अंदर पानी की कैपेसिटी होती है, रोकने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है मेन्योर से, फर्टिलाइजर से नहीं बढ़ती है। ओके, मेन्योर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये फार्मर के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, और स्वाम सबसे अच्छा दोस्त होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके, तो ये जो होते हैं, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो मेन्योर होता है, ये उनके लिए हार्मफुल नहीं होता, जिससे मेन्योर मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। जो मेन्योर जो होता है, ये सॉइल के टेक्सचर को अच्छा कर देता है। ओके, मेन्योर मेक द सॉइल प्रोवे विच, देखो सॉइल के अंदर से जो गैस का हवा का आदान प्रदान होता है, मतलब आने जाने का होता है, इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जब मेन्योर हम ऐड करते हैं तो उसमें खोखलापन हल्का हो जाता है, जिससे हवा आराम से आ जा सकती है, जिससे प्लांट्स को और हवा ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, जिससे वो काफ़ी अच्छे से अपना फूड बना सकते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट वाला है इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? तो सबसे पहले देखो इरिगेशन किसे कहते हैं, तो देखो पानी चलाने को ना इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन मतलब पानी खेतों में, देखो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है पीने के लिए, जिससे हम बड़े हो सकते हैं, इसलिए उसको हम पानी पीते हैं, और उन्हें भी पानी चाहिए होता है, और हम उन्हें जो पानी देते हैं, वो प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया होती है, जो मैथड होता है, उसे ही इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट हमारा देखो प्लांट्स के अंदर नियरली 90% वाटर, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लगभग 90% पानी होता है। 90% मतलब 90% पानी देखो केवल होता है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा उनके अंदर पानी होता है। ओके, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। देखो पानी हम अपने मुंह से पीते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनके पास तो कोई माउथ होता नहीं है, इसलिए उनकी जड़ों जो होती हैं, उनके रूट्स, वहीं से उनके अंदर पानी जाता है। along with water minerals and fertilizer are also absorbed। देखो पानी के साथ ना, देखो हमने मिनरल्स तो मिट्टी के अंदर मिला दिए, मैनोर और फर्टिलाइजर मिट्टी के अंदर मिला दिए, लेकिन वो प्लांट्स तक कैसे पहुंचेंगे? वो उनके पास कोई माउथ तो है नहीं, मुंह तो है नहीं जिसे वो खा लेंगे। तो देखो जो उसको अंदर ले जाने के लिए बेसिकली क्या होता है कि जो उनके अंदर एक जड़ जो होती है, मतलब जड़, रूट्स, उस पानी के साथ मिलकर मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं। वाट देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे ज़मीन के अंदर जो डाले हैं, वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे वो सोल्यूशन बन रहा है, और उसके बाद में वो रूट से प्लांट्स के अंदर चला जाता है, राइट। एंड देखो द सप्लाई ऑफ वाटर एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। देखो समझाता हूँ, हर पर्टिकुलर टाइम पे प्लांट्स को पानी चाहिए होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको सही मात्रा में पानी देने को हम इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। ओके, देखो इरिगेशन हम कहाँ से, सोर्स हमारे क्या है इरिगेशन के, ये कई बार पूछ लेता है, सोर्स कौन कौन से है इरिगेशन के। तो हमारा है वेल, ट्यूबवेल, उसके बाद में हमारा पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड कैनल्स। देखो यहाँ पर मेजर एक होता है रेन। ओके, देखो जब वर्षा होती है यानी पानी बरसता है, तो सबसे मेजर फैक्ट होता है, सबसे मेन वही होता है कि वहीं से उनको पानी मिलता है। ओके, सबसे मेन वही होता है कि पानी वहीं से उन लोगों को मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि मेजर सोर्स ऑफ वाटर। ओके, तो आप लोग को लगा देना है वर्षा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पुराने ज़माने में कैसे लोग खेतों में पानी दिया करते थे। ओके, देखो
दिया हुआ है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर मोटा, ठीक है। पुली सिस्टम बेसिकली क्या होता था, एक वेल होता था, उसके अंदर बाल्टी डाल दिया जाता और एक रस्सी से पकड़ के खींचते थे, ओके। चैन पंप, ढकिया, राहत, लीवर सिस्टम, यही सब होता था। और कई बार आदमी जो खुद होते थे वो नल से खुद ही लेके आते थे, पानी को डालते थे, मतलब बाल्टी में भर लिया या फिर ऐसे नाला बना देते एक से। यूँ मान लो ये है, यहाँ पर नल लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे छोटे से ऐसे गड्ढा खन देते थे और मान लो यहाँ पर खेत है, ओके। तो यहाँ पर पानी चलाया करते थे और इस गड्ढे से होकर पानी यहाँ पर खेत में चला आ जाता था। ये भी मेथड होता है। आपको ये दो मेथड याद रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोई ट्रेडिशनल मेथड के इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ओके। तो कई बार ये पूछ लेता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, अब देखो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का है। देखो स्प्रिंकल सिस्टम, ये आपको दिख रहा है स्प्रिंकल सिस्टम, ये देखो कैसे होता है। देखो बेसिकली स्प्रिंकल सिस्टम इज यूज ऑन द यूनिवर्सल लैंड वेयर specified water is not available. Sprinkle system is used for लेमन कॉफी। देखो मैं समझाता हूँ इसको, ये सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये किताबी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल। देखो स्प्रिंकल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर पानी के हल्का सा वेस्टेज भी होते हैं। जैसे फव्वारा होता है, आप लोग कई बार फव्वारा देखे, वर्षा जैसे होती है, रेन, तो रेन जैसे होती है ना, तो जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से सेम यहाँ पर पानी को छिड़काव किया जाता है, यूँ स्प्रिंक होता है। आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, इसी प्रकार से होता है, इसी को कहते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में हमारे पानी की वेस्टेज भी होती है, ओके। नेक्स्ट अब हमारा है ड्रिप सिस्टम। अब देखो ड्रिप सिस्टम क्या होता है। ड्रिप सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियरली द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। देखो ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। तो यहाँ पर एक पानी पाइप है, एक सेकंड, यहाँ पर एक पाइप है, बड़ी सी मोटी सी एक पाइप है, ओके। तो इस मोटी सी पाइप में देखो, इस मोटी सी पाइप में पानी जा रहा है और फिर उससे जुड़ी हुई ये छोटी छोटी पाइप है, आप लोग देख सकते हो। इन छोटी छोटी पाइप में छोटे छोटे होल होते हैं, जहाँ पर प्लांट्स होता है वहीं पर छोटे छोटे होल होते हैं। अब वहीं से जब यहाँ पर पानी जाता है तो धीरे 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 पानी निकलता है, जिससे पानी की बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती है, इनको हमेशा पानी मिला करता है। ये सबसे अच्छा होता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ओके। और यहाँ पर कई बार पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ओके। तो आप लोग को ये दोनों मेथड याद रखें, स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम एंड नेक्स्ट है हमारा ड्रिप सिस्टम, ओके। ये ड्रिप सिस्टम, ये आप दोनों को ये सिस्टम याद रखने हैं, मेथड्स, ओके। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आ जाता है ट्रिक। अब देखो हमने उसमें मिट्टी को सही किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद में उसको लेवल किया, उसके बाद मिट्टी को एकदम प्रिपेयर कर दिया, फिर उसके बाद में उसमें सोइंग की, फिर उसके बाद में उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर इरिगेशन, उसके बाद में उसमें अब देखो सब कुछ हो गया। लेकिन अब आपको देखो, अगर आप बड़े होते रहते हो, खाना पीना सब कुछ खा लिया, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, ये सब बताया जाता है, ये सब हो जाता है। लेकिन आपको किससे दूर रहना है, किनके पास रहना है, बुरे लोगों से दूर रहना है, अच्छे लोगों के पास रहना है, यह आप सबको सिखाया जाता है। उसी प्रकार से ये प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स होता है। अगर आप बुरे लोग के साथ रहोगे तो आप बुरे बन जाओगे, अच्छे लोग की संगत में रहोगे तो अच्छे बन जाओगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स क्या होता है, पहले समझो वीड्स क्या होता है। अगर वीड्स नहीं समझोगे तो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स कैसे समझोगे। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स है इन द देखो अगर हम क्रॉप्स को उगाते हैं उसमें कोई अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप उग गया है, उसी को हम कहते हैं वीड्स। अब देखो अगर खेत में अगर वीड्स उग जाए तो फार्मर उन्हें क्या करते हैं, फार्मर या तो उसको हाथों से निकाल के फेंकते हैं या फिर कई पेस्टिसाइड या फिर केमिकल का यूज़ करते हैं। तो वीड्स आपको समझ में आ गया, अनवांटेड प्लांट जो खेत में अपने आप मतलब फील्ड में अपने आप उग जाते हैं उसी को। अब देखो नेचुरली उगते हैं वो अपने आप। देखो द रिमूवल ऑफ वीड इज वीडिंग। देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि वीड्स को रिमूव करने को क्या कहते हैं, तो वीडिंग कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर देखो वीड है और यहाँ पर वीड्स है,
देखो तो वीड्स को रिमूव करने को क्या कहते हैं, वीडिंग। ओके, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विथ द क्रॉप प्लांट्स ऑफ फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट। देखो क्या है, अब देखो अगर हम उन्हें क्यों निकालते हैं, देखो क्या क्यों निकालते हैं। देखो अगर आपके पास एक महीने के लिए एक आदमी के लिए खाना है, ओके, आप लोग ध्यान से सुना, अगर आप एक घर में रहते हो और एक आदमी के लिए एक महीने के लिए उसके पास खाना है, अब अगर वो एक महीने तक चल जाएगा, लेकिन अगर साथ में एक और आदमी आ गया उसी घर में रहने के लिए, तो वो कितना दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, अगर बराबर बराबर खाएंगे। ओके, तो मतलब खाना कम हुआ, और उसके बाद में एक ही रूम में 2 लोग रहेंगे तो जगह भी कम हो जाएगा। ओके, फिर एक ही रूम में अगर पानी आ रहा है एक आदमी के लिए, अगर मान लो आ रहा है पानी एक महीने के लिए, तो वो पानी का भी बंटवारा, हर चीज़ का बंटवारा होगा, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट, सब कुछ का बंटवारा होगा, तो जिससे वो कम ही टाइम तक मिल जा पाएगा। उसी प्रकार से होता है जब वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। मान लो ये हमारा खेत है, ओके, और ये ग्रीन्स वाले हमारे अच्छे प्लांट्स हैं, ओके, और ये रेड वाले जो है हमारे बुरे प्लांट्स हैं। ओके, अब सपोज देखो, सपोज अब ये आ गए तो ये इतना स्पेस ले लिया इन्होंने, सबसे पहले स्पेस इन्होंने ले लिया। अब जमीन मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ये भी तो लेंगे, तभी तो ये बड़े होंगे, ये भी छीन लेंगे, ये भी छीन लेंगे, फिर झगड़ा इनमें होने लगेगा। तो सब में जब झगड़ा होने लगेगा तो सबको कमी पड़ जाएगी, और जिससे हमारे क्रॉप्स खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए किसान क्या करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वो या तो हाथों से उसको रिमूव करते हैं, या फिर कई मतलब केमिकल का भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो कैसे वीड्स को रिमूव किया जाता है, मेथड्स ऑफ टिलिंग। देखो टिलिंग क्या होता है, जो बिना बोए, सबसे पहले हम बोते नहीं है खेतों में, बिना बोए जब हम क्रॉप्स को मतलब प्लांट्स को उगाने बिना, हम पहले उसमें अगर वीड्स लगा हुआ है तो उसको हम पहले ही किसी चीज़ से रिमूव कर देते हैं, लेकिन बिना सोइंग किए, मतलब पहले क्रॉप्स को बोते नहीं है, पहले ही उसको अगर लगा हुआ उसके बाद करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैन्युअली रिमूविंग। जैसा मैंने बताया आपको हाथों से रिमूव किया जाता है, इसे मैन्युअली हाथों से रिमूव करते हैं, उसी को कहते हैं मैन्युअली रिमूविंग। मान लो अनवांटेड प्लांट्स है तो किसान क्या करेगा, फार्मर क्या करेगा, उसको हाथों से जाकर निकालेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और प्लस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, अब देखो वीडिसाइड्स क्या होते हैं। वीडिसाइड एक केमिकल होता है, ओके, जो कि हमारा यूज होता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। अब देखो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो उनको तो हाथों से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर मान लो हमने क्रॉप्स को उगाया, प्लांट्स को उगाया, फिर उसके बाद में उसमें वीड्स आ गए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, और हाथों से तो मैं उन्हें रिमूव किया नहीं जा सकता, काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत होगी। इसलिए हम यूज़ करते हैं वीडिसाइड। वीडिसाइड क्या करता है, एक केमिकल होता है, आप लोग कई बार देखे होंगे, उसको छिड़काव किया जाता है। देखो और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 24W, ये आपको याद रखना है, ये वाला आपको याद रखना है। अगर पूछ लेगा 24D क्या होता है तो आपको कह देना है एक वीडिसाइड्स है। कई बार पूछता है कि व्हाट इज द 2 और 4D, तो आपको बता देना है वीडिसाइड्स है। मैं अगली वीडियो में DPP सोल्यूशन और काफ़ी ज़्यादा PYQs लेके आऊँगा, तो उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी रिवाइज करने भी, और बार बार आप वीडियो को देखकर रिवाइज करेंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा। इसलिए नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने महीने से पढ़ाना पड़ता है और फ्री में पढ़ाते हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं, तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओके, अब देखो पेस्टिसाइड, ये भी एक केमिकल, ये तीनों एक केमिकल है। ओके, अगर पूछ लेंगे कि 3 केमिकल्स बताओ वीडिसाइड्स के, तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ये तीनों आप याद कर लेंगे। ये तीनों क्या हमारे बोलते हैं केमिकल्स हैं, और जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर पर्पस ऑफ वीडिंग। ओके, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देख सकते हो कि वीड्स को कैसे रिमूव किया जाए। यहाँ पर मैनुअली रिमूव होंगे, यहाँ पर मैनुअली रिमूव होंगे, यहाँ पर केमिकल का यूज़ किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या, हार्वेस्टिंग। अब देखो लो सब कुछ हो गया, अब हमारी जो क्रॉप्स है पक्के तैयार होगी, एकदम अच्छे से तैयार होगी। अब उसको काटना है, क्योंकि काटेंगे नहीं, खेत में रहेगा तो खराब हो जाएगा ना, पड़ा रहेगा तो फायदा क्या हुआ। तो उसको काटने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। अब देखो हार्वेस्टिंग,
अब देखो, हार्वेस्टिंग द कटिंग ऑफ द मेजर क्रॉप इन ईदर डन मैनुअली बाय स्टिक और मैन्युअल। देखो क्या कह रहा है, अगर हम मैनुअली हाथों से ही अगर जो हमारे क्रॉप्स है उनको काटते हैं लाइक दिस, आप लोग यहाँ पे देखते हो लाइक दिस, कि अगर हम मैनुअली काटते हैं क्रॉप्स को तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। अब देखो हाथों से काट ले, लेकिन इनके अंदर जो होता है, एक सेकंड, अब देखो ये हमारा है, एक सेकंड, ये हमारा है क्रॉप, एक सेकंड, ये तो पत्ती बन गई। ओके, तो मान लीजिए ये क्रॉप्स होते हैं, इनके अंदर हमारे होते हैं मैन थिंग, जो इनके अंदर होता है, बाकी ये जो होते हैं ये तो खराब चीज़ें होती हैं। इनको अलग करने को, जो हमारा कूड़ा कचरा होता है उसको अलग करने को हमारे जो वीड्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे इसके अंदर जो मैनुअल चीज़ होती है, मतलब गेहूं का ये प्लांट्स है, तो गेहूं इनके अंदर जो होता है और बाकी जो खराब चीज़ें होती हैं उनको अलग करने को हम थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। स्प्लिटिंग ऑफ गेट फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। देखो चाफ मतलब वो गंदगी है, उसके अंदर से निकालने को और मैन चीज़ को निकालने को, ग्रेन जिसको निकालने को हम थ्रेसिंग कहते हैं। अब देखो विनोइंग एक चीज़ होता है। अब देखो सब कुछ तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर अनवांटेड प्लांट्स और भी बच जाएंगे, तो देखो फार्मर क्या कहते हैं कि उसको आसमान में ऐसे यूं हिलाते हैं। अब मान लो ये आदमी है, सॉरी बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर से ऐसे गिराएगा और हवा चलेगी तो उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, मतलब अनवांटेड थिंग्स हैं, वो अलग हो जाएंगी और जो हमारा ग्रेन है वो अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं विनोइंग। और नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारी होती है एक मशीन थ्रेसिंग है, ये कंबाइन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे ही कंबाइन कहते हैं। ओके, ये कंबाइन जो होती है दोनों का काम करती है, हार्वेस्टिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग, सब कुछ सब चीज़ का काम करती है। ये काटती भी है, फिर उसको चाफ को और फिर गेंद को अलग करती है और फिर स्टोरेज में सबको आपको दे देती है, आपको मिल जाता है। और ये सारा काम करती है, इसलिए आपको पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ कंबाइन, और पूछ लिया जाता है कि आप हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों चीज़ें कौन करती है, कौन सी मशीन करती है, तो यही कंबाइन करती है। आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, अब देखो हमने काट तो लिया, अब हमारे पास आ गया है हमारा क्रॉप से हमारा आ गया है ग्रेन, लेकिन उसको स्टोर भी तो करेंगे, क्योंकि एक दिन में तो उसको खाया नहीं जा सकता, उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि हम पूरे साल चला सके। ओके, तो हार्वेस्टिंग के बाद हमारा आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या किया जाता है कि उसको इकट्ठा करके वो पहले सुखाया जाता है, तो खेत से लेके आएंगे तो हल्का सा नरम होता है, वो हल्का सा नरम होता है, तो उसके सबसे पहले सुखाते हैं, उसके बाद में हम छतों पे या फिर कहीं पर भी सुखाते हैं, उसके बाद में उसको किसी चीज़ में रखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो जूट का बोरा है, ये जूट का बोरे हैं, इनमें भरा होता है गेहूं, चावल, मतलब कुछ भी होता है जिसका क्रॉप्स गेन्स होता है। ओके, तो उसी को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना, सही से स्टोर करना उसको अच्छी तरीके से, इसी को हम कहते हैं स्टोरिंग। और स्टोरिंग के अंदर हमारा क्या होता है, मेनली दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर इंसेक्ट ना हो और वहाँ पर नमी ना हो। ओके, नमी होगी तो हमारा फिर से जो हमारा होता है ग्रेन्स वो खराब हो जाएगा, और इंसेक्ट्स होंगे या मतलब चूहे होंगे तो उसको खा लेंगे। इसलिए हमको प्रॉपर वे में उसको अच्छे से रखने को ही हम कहते हैं स्टोरेज। ओके फाइन, यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है वहाँ पर यहीं पे वो सब लिखी हुई है, आपको अगर चाहिए तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मेरा काम है समझाना, बाकी आपको डीपीपी और पीआईक्यू और फिर जो एमसीक्यू है उसमें सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, अब क्रॉप को स्टोर करने के फिर अलग अलग हैं, मिक्स्ड क्रॉप। अब देखो दो टाइप्स के जो क्रॉप होते हैं, अगर हमको लेते हैं, अब मान लो एक है हमारा, एक से ओ सॉरी अब देखो नेक्स्ट हमारा है मिक्स्ड क्रॉप। देखो मिक्स्ड क्रॉप क्या होता है, दो क्रॉप्स को अगर हम एक फील्ड में, सेम फील्ड में उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप। क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉप। अब देखो ये हमारा फील्ड है। ओके, अब इधर हमने कोई अलग मान लो के दिया, वीड कर दिया, सॉरी नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड क्रॉप। अब देखो मिक्स्ड क्रॉप क्या होता है, अब मान लो ये हमारी फील्ड है, एक सेकंड, इतनी बड़ी फील्ड है। अब यहाँ पर हमने
एक सेकंड, यहाँ पर हमने 2 और यहाँ पर 1 अलग अलग हमने यहाँ पर क्रॉप्स उगा दिए, तो इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप। ओके फाइन, बहुत आसान था कि एक ही फील्ड में 2 अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने को हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसमें आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 1-2, ठीक है। अब देखो एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं। अगर हम लार्ज स्केल पर अगर प्लांट्स को उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। ओके, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पर एनिमल्स को पालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके फाइन, एकदम आसान वे में समझाया है। जिस तरीके से क्रॉप को एक लार्ज स्केल में हम उगाने को, क्रॉप्स को उगाते थे, मतलब प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पर उगाते हैं, उसे कहते हैं हम क्रॉप। उसी प्रकार से अगर हम एक लार्ज स्केल पर एनिमल्स को ब्रीडिंग कराते हैं या फिर उनको रखते हैं तो पालते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फाइन, देखो फार्मर किस लिए रखते हैं। देखो अगर हम लार्ज स्केल पर मान लो हेंस को पालते हैं तो उनसे क्या होगा, हमें अंडे मिलेंगे, एग्स मिलेंगे, फिर उनके बाद में एग्स को जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको बेचते हैं और जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है। फिर क्या होता है, अगर वो जो हमारी हेंस है वो काफ़ी ज़्यादा जब एग्स देना बंद हो जाती है तो उनको किसान जो होते हैं, हमारे फार्मर्स जो होते हैं, वो बेच देते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है। मतलब एनिमल हस्बेंड्री से भी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है और कई लोग ये काम करते हैं, एक बिजनेस की टाइप होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, समझ में आ गया सबको। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो हमें तो क्रॉप्स से मिलता ही है फूड तो क्रॉप से हमें मिलता है, लेकिन अब हम केवल क्रॉप्स के भरोसे थोड़ी ना रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल से भी हमें फूड मिलता है। अब जैसे मान लो हेन है, अब हेन से हमें क्या मिलता है, मीट मिल जाता है। फिश है, फिश से हमें मिल जाता है, एक से फिश मीट हमें मिल जाता है हैन से, फिश से हमें मीट भी मिलता है। और उसके बाद में हमें क्या बोलते हैं, गाय से दूध मिल जाता है। फिर हैन से यहाँ पर हमें मिल जाता है, एग मिल जाता है। फिर उसके बाद में हम दूध से पनीर भी बना सकते हैं। एक सेकंड, तो इसी को कहते हैं। तो देखो हमें कई जगह से ना एनिमल से भी फूड मिलते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। मतलब एनिमल से भी हमें फूड मिल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सम एग्जांपल्स है। एनिमल दैट गिव अस मिल्क आर मिल्क एनिमल। यहाँ पर आपको दिया है किस एनिमल को क्या कहते हैं। ओके, ये आपको जहाँ पर ये वाला है इसको आपको याद कर लेना है कि जो हमारे एग्स देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो हमें मीट देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो हमें मिल्क देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपको ये याद कर लेना है कंप्लीट वे में। देखो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ बट आपको ये नहीं कह सकता कि आपको रटा सकता हूँ, या फिर रटने के यहाँ पर कोई आवश्यकता बिल्कुल भी आपको रटना नहीं, वरना आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपका सिलेक्शन कहीं में मतलब आप कहीं पर भी पढ़ भी नहीं पाएंगे। आपका सिलेक्शन तो छोड़िए, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ भी नहीं पाएंगे, किसी स्कूल में। इसलिए आज से ही रटना छोड़ दिया। रटना मतलब एक होता है कि कुछ टाइम तक आपको याद रहेगा फिर आपको भूल जाएंगे, लेकिन आपको लाइफ टाइम तक उसको याद रखना है तो आपको रटना छोड़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम लेके आने वाले हैं, इसके बाद में हम ले आएंगे डीपीपी सोल्यूशन, उसके बाद में लाएंगे पीवाईक्यू, उसके बाद में लाएंगे एमसीक्यू। और एक चैप्टर को हम ओनली 1 वीक्स में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर मैथ्स का, और फिर लास्ट में जब हमारा एग्ज़ाम होने से पहले हम 2 या 3 महीने पहले हम स्टार्ट करने वाले इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें मेजर फोकस करना है, मेजर फोकस हमारा रहना चाहिए मैथ्स पे और साइंस पे। इन दोनों पे एमएस मतलब एसएम कह लो या फिर एमएस कह लो, इन दोनों पे हमारा मेजर फोकस रहना चाहिए। ओके, मेजर फोकस हमारा इसी पे रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आ जाता है साइंस से। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साइंस से हमारा आता है 30 क्वेश्चन और मैथ से आता है हमारा 30 क्वेश्चन। सो आप लोग देख सकते हैं साइंस हो गया हमारा 30 मार्क्स, मैथ्स हो गया 30 मार्क्स, उसके बाद में हमारा जो होता है इंग्लिश, उर्दू एंड हमारा हिंदी, ये तीनों लैंग्वेज मिला के हो जाता है 25 मार्क्स। ये हमारा मिला के हो गया 60 और इधर हो गया हमारा 25।
तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारा हो जाता है 85 और 85 का पूरा क्वेश्चन रहता है। मतलब मेजर फोकस हमें जहाँ से ज़्यादा नंबर मिलता है वहीं से तो करेंगे। लैंग्वेज का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और इनको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ओनली मतलब आप बोल सकते हो उर्दू को लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 डेज और हिंदी को हमारा लग जाएगा 1 वीक से या फिर 10 डेज और इंग्लिश में हल्का सा फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश में हल्का सा थोड़ा सा लेवल हो जाता है ऊपर क्योंकि मेजर इंग्लिश ही होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही और वीडियो को लाइक प्लीज से कर दो, शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके और सब्सक्राइब कर दो ताकि न्यू वीडियो जैसे ही आए आपको फटाक से पता चल जाए। आप लोग का थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक जिन्होंने देखा है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कन्फर्मली मैं देखो आपको गारंटी नहीं कहता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इस वे में तैयारी करवाऊंगा, इस वे से आपको बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन होना पक्का है। अगर आप मुझे अपना 100% देते हो तो मैं भी अपना आपको 100% दे दूंगा। ओके, अगर आप मुझे 100% दोगे तो मैं आपको 100% ज़रूर दूंगा, लेकिन आपको 100% देना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना कोई टीचर नहीं है जो आपको ज़बरदस्ती सिलेक्शन करवा सके। आप कहीं भी पढ़ते हो, एमयू, बीएचयू, जामिया, कहीं पर और भी अदर यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और भी अगर कहीं पर भी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, उसकी भी तैयारी हम करवाना शुरू करेंगे। लेकिन मेजर फोकस हमारा रहेगा एमयू, बीएचयू और जामिया। ओके, और नेक्स्ट डे डीपीवी सोल्यूशन आया है, उसके लिए तैयार रहना। थैंक यू वेरी मच।